हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव। अगर आप क्लास 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को प्रॉपर डिटेल में और इजी मैनर के साथ कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक बिजनेस स्टडीज का, विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वॉन्ट कि हम एक बार क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सिलेबस देख लें, सो दैट हमें पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि हम बेसिकली मैनेजमेंट को प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और जो उसके फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन पे तो हम डिटेल में एक एक चैप्टर कवर करेंगे। तो ये है हमारा 50 मार्क्स का यूनिट। तो जो पार्ट बी है वो 30 मार्क्स का है। उसमें हम दो चीजें मेन पढ़ेंगे। पहला बिजनेस फाइनेंस के बारे में, कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट्स लाइक 4 P's ऑफ मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोडक्शन। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं, बहुत न्यू लग रहा होगा, बट हम हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोस आल्सो, ताकि आप अच्छे से अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर पाओ और बाद में रिवीजन भी कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी क्या नेचर है, सिग्निफिकेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कि मैनेजमेंट क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हम इसको डिटेल में प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। मैनेजमेंट किस वर्ड से बनी है? मैनेज। मैनेज करना क्या होता है? हम अक्सर कहते हैं ना कि मैं ये काम मैनेज कर लूंगा। हमारा क्या मतलब होता है मैनेज से? कि मैं इस काम को अच्छे से टाइम पर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। हमारा यही मतलब होता है। तो मैनेजमेंट का भी क्या मतलब होता है? ये एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? लोगों से काम करवाने की, ताकि हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाए। तो इसमें जो है 3 कीवर्ड्स है। कौन से? प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आपको ये 3 वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए ना, तो आपको मैनेजमेंट का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस का मतलब होता है, हम कहते हैं नहीं कि हमें ये काम इस एक प्रॉपर प्रोसेस में करना है। प्रोसेस होता है स्टेप्स में करना है, कि पहले हम ये काम करेंगे, ये खत्म होने के बाद हम ये दूसरा काम करेंगे, उसके बाद हम ये तीसरा काम करेंगे। तो ये होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज करेंगे। तो मैनेजमेंट में भी क्या होती है, कुछ फंक्शंस या कुछ एक्टिविटीज होती है जिनको हमने परफॉर्म करना होता है स्टेप बाय स्टेप। जिसमें कौन सी प्रोसेस आती है या कौन से स्टेप्स आते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। ये हम ऐसे ही करते हैं, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती है स्टेप बाय स्टेप। और ये जो टर्म्स हमने की ना, ये 5 टर्म्स, यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी होते हैं। इनको हम बहुत ही अच्छे से अभी इसी वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। एक बार के लिए आप इतना समझ लो कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है? कि कुछ एक्टिविटीज या कुछ काम हम करते हैं सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें पहला प्लानिंग होता है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। कैसे काम करवाएंगे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली क्या होता है? इफेक्टिवली होता है कि जो काम हमारे पास है उसको हमने फिनिश करना। फिनिश करना मतलब खत्म करना। जैसे मुझे मेरी टीचर ने मान लो असाइनमेंट बनाने को दिया, और उन्होंने मुझे कहा है कि 31 जुलाई तक तेरी असाइनमेंट बन जानी चाहिए। तो मेरे लिए, अगर मैंने 31 जुलाई तक असाइनमेंट बना के दे दी, तो आई एम इफेक्टिव। बिकॉज मेरे को जो काम मिला था और जिस डेडलाइन तक मिले था, जौन सी डेट तक मिला था, मैंने तब तक वो काम अपना कंप्लीट करके दे दिया। देखिए क्या मतलब है, राइट टास्क करना। मैंने वही सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनाई, मुझे इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट मिली, मैंने इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट बनाई। राइट टास्क, सही काम किया, काम को खत्म भी किया,
31 जुलाई तक मैंने बना के भी प्रॉपर कंप्लीट करके दी, तो खत्म भी किया। मतलब मैंने अपना गोल जो है, गोल क्या होता है कि जो मैंने अचीव करना है, मेरा क्या मकसद है, मकसद बेसिकली गोल होता है। तो जो मेरा मकसद था कि वो असाइनमेंट प्रॉपरली अच्छे से बना के देना, वो मैंने अचीव कर लिया, क्योंकि मैंने टाइम पे सही काम करके उनको दे दिया। तो इफेक्टिवली इसे हमेशा याद होना चाहिए कि अब हमारे हमने हमारे गिवन टास्क को कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी ऑन द अदर हैंड होता है कि हमने काम तो करना है, बट एक कॉस्ट के साथ करना है। ये भी ना हो कि मेरे को मैम ने असाइनमेंट बनाने को की, मैंने असाइनमेंट तो बना दी, लेकिन मैंने असाइनमेंट बनाने के लिए इतना मार्केट से सामान खरीद लिया ना कि वो मेरी एक असाइनमेंट ही 3 to 4 thousand की बन रही है। मतलब मैंने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया। मतलब अगर मैंने 3 thousand एक असाइनमेंट में लगाए हैं, तो हो सकता है मुझे मैम ने आगे भी और असाइनमेंट्स देनी हो, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रही हूँ। तो एफिशिएंसी होता है काम तो खत्म करना है सही से, करेक्टली सही से खत्म करना है, पर साथ में हमने कॉस्ट को भी ध्यान रखना है कि हमारा काम कम से कम कॉस्ट में हो और सही काम हो सकता है वो असाइनमेंट अगर मैं ध्यान से चलती, अच्छे से खुद ही ड्राइंग्स वगैरह कर लेती, ज्यादा प्रिंट आउट ना लेती, खुद से थोड़ा क्रिएटिव वर्क कर लेती, तो हो सकता है वो मेरी असाइनमेंट 500 में या 1000 में भी रेडी हो जाती। जो मैंने ये 2000 एक्स्ट्रा लगाया, ये तो मेरा वेस्टेज ऑफ। तो मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि हमने काम करवाना ताकि हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली, मतलब कि टाइम पे कंप्लीट कर पाए, और एफिशिएंटली भी, कॉस्ट का ध्यान रखते हुए भी कर पाए। टाइम एंड कॉस्ट दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दोनों जो होती है ना, हमारी सबसे बड़ी एसेट होती हैं। हमारी हमेशा याद रखना, जो लाइफ में सबसे बड़ी एसेट्स हमारी होती है ना, वो टाइम और कॉस्ट होती है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, और आपको साथ में कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ज्यादा अगर खर्चा करोगे तो अपनी जेब ही खाली करोगे। तो टाइम एंड कॉस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आए तो दो वर्ड्स दिमाग में आए, टाइम एंड कॉस्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको एग्जाम्स में आ भी सकती है, कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है ना, वो टू साइड्स है सेम कॉइन की। जैसे कॉइन की दो साइड्स होती है ना, ऐसी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी टू साइड्स है सेम कॉइन की। मतलब कि कॉइन की दोनों साइड्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें बैलेंस होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। हम ना एक बार इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हम दोनों को किसी एक में से कॉम्प्रोमाइज करना था। जैसे कि आपको 5000 यूनिट्स नूडल्स बनाने थे, लेकिन आप नहीं बना पाए, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ लेफ्ट है। तो आपने क्या किया, आपने ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय किए, ज्यादा एक एक दो ज्यादा मशीन्स बाय कर ली, मींस आपने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी। आप इसमें एफिशिएंट नहीं हो, पर आपने काम कंप्लीट कर दिया, तो आप हुए इफेक्टिव। काम तो खत्म हुआ ना, पर एफिशिएंट नहीं हुए। पर ये हो गया कि आपका काम खत्म हो गया, लोगों का आपके पे ट्रस्ट बना रहा, क्योंकि आपका सामान टाइम पे मार्केट में पहुंच गया। हो सकता है कि मैनेजर हो, आपने सोचा कि कोई बात नहीं, ये एक तो ये केस हो गया कि आप इफेक्टिव रहे, एफिशिएंसी को आपने थोड़ा सा साइड कर दिया। दूसरा हो सकता है कि आपने कहा कि आप एफिशिएंट रहोगे, मतलब आप पैसे पे ध्यान दोगे, तो आप पैसा नहीं एक्स्ट्रा खर्च करोगे। नहीं आपसे बनते 5000 यूनिट्स, तो जितने बने, मान लो आपसे सिर्फ 3500 यूनिट्स बने, तो आप इतने ही बना के बेच दोगे। आप ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाओगे, उतनी कॉस्ट में काम करोगे, और मार्केट में आपका सामान नहीं पहुंचा, और डिमांड ज्यादा थी, तो लोगों ने दूसरी कंपनी का भी सामान बाय कर लिया। तो इससे ये हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बन जाए, या उनको उनका प्रोडक्ट पसंद आ जाए, और कॉम्पिटिटर्स वाले भी ना इस बात का फायदा उठा के आपको मार्केट से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपका सामान ही नहीं टाइम पे मार्केट पे आ रहा, लोगों का आप पर से ट्रस्ट उठ जाएगा, वो कॉम्पिटिटर्स की चीजें बाय करेंगे, तो फिर एफिशिएंट रहने का तो क्या फायदा हुआ।
हाँ, इफेक्टिव रहने का तो फायदा हुआ, चलो एक बार कॉस्ट ज्यादा आई लेकिन ट्रस्ट तो बना रहा ना। तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता हर बारी कि हम जो सोच रहे हैं हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो। बहुत बारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एक चीज पे। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना तो थोड़ा सा एफिशिएंसी पे कर दो, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा लगा दो, लेकिन कस्टमर्स में ट्रस्ट हमेशा बिल्ड करके रखना। तो आपको ऐसे ही समझाना है कि हाँ, दोनों टू साइड्स हैं। आपको ऐसे ही समझाना है कि हाँ, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। एफिशिएंसी समझाओ क्या होता है, इफेक्टिवनेस समझाओ क्या होता है। बट आपको ये समझाना पड़ेगा कि हाँ, बैलेंस होना जरूरी है, बट कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और आप इस एग्जाम्पल को लेके समझा सकते हो और फिर आप कंक्लूजन दे सकते हो कि एफिशिएंसी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें ये तो चलेगा, लेकिन इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल ही एफिशिएंसी को छोड़ दिया, बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉस्ट जा रहे हो, तब भी आप ज्यादा टाइम पर तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट होगी, आपकी जेब से ज्यादा पैसा निकलेगा। और आप और आपके पास इतने पैसे फंड्स नहीं फ्यूचर में अवेलेबल होंगे कि आप और प्रोडक्शन कर पाओ। तो फिर आप इफेक्टिव भी नहीं रह पाओगे और एफिशिएंट भी नहीं रह पाओगे। तो दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको बताया विद एग्जांपल, ऐसे ही आपको समझाना है इस चीज को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ना बेसिकली होते हैं फीचर्स। अगर आपको एग्जाम में फीचर्स आए ना, तो उसका मतलब यही होता है करेक्टरिस्टिक्स, कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वन एंड द सेम थिंग। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने कहा ना कि हम काम करवाते हैं गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया। क्योंकि हम फिक्स करते हैं कि हमने कौन सा गोल अचीव करना। अगर आपको टीचर ने असाइनमेंट दी है तो वो आपके लिए गोल हो गया कि आपको 31st तक असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट करके देनी है। आप अपना गोल खुद भी सेट कर सकते हो। मान लो आपका गोल है कि आपने 12th बोर्ड्स में 95% प्लस स्कोर करना है, तो ये आपका हो गया गोल। गोल मतलब टारगेट। तो मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड है। जब हम मैनेज करते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम पहले गोल डिसाइड करते हैं। गोल क्या होते हैं हमारे, टारगेट्स होते हैं। क्या होने चाहिए, सिंपल और क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपने 95% स्कोर करने हैं, तो आप उस हिसाब से टाइमली पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करोगे, पेपर प्रैक्टिस करोगे, तभी आप अचीव कर पाओगे। अगर आपने गोल ही नहीं डिसाइड किया, अगर आपने कहा मुझे अच्छा स्कोर करना है, वो कितना अच्छा करना है आपने नहीं डिफाइन किया, तो आप काम को डिले करते जाओगे और मे बी आप 80% भी ना कर पाओ। तो गोल्स हमारे अच्छे से क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। जैसे 95% स्कोर करना अच्छे से मैंने डिफाइन किया। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग गोल है, ये भी बिल्कुल सही है। स्कूल्स है, स्कूल्स का अलग गोल है कि उन्होंने बोर्ड्स में बच्चों को ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करनी है। कॉलेजेस का अलग गोल है, हॉस्पिटल्स का अलग गोल है, कोई मैनेजमेंट फर्म का अलग गोल है, कोई फाइनेंस कंसल्टिंग फर्म का अलग गोल है। कि ऑर्गेनाइजेशन का हर गोल अलग, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग गोल होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग तरह के लोग हैं। मान लो आपकी रिटेल की मान लो आपका रिटेल का ग्रोसरी स्टोर है, उसमें हर तरह का वर्कर काम कर रहा है। कोई वर्कर हो सकता है जिसको पैसे की नीड हो, वो इसीलिए काम कर रहा हो। कोई वर्कर हो सकता है जिसने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, फॉर द एक्सपीरियंस पर्पसेस। कोई वर्कर हो सकता है जिसने अब्रॉड जाना है, लेकिन उसका नहीं वहां पे हो पा रहा, वो नहीं जा पा रहा, तो उसने सोचा हुआ मैं उतने टाइम के लिए किसी भी रिटेल ग्रोसरी स्टोर पे काम करूंगा, वो उसके लिए कर रहा है। तो हर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनका अलग अलग टारगेट है। वो अलग मकसद से आपके शॉप पे काम कर रहे हैं, आप वो अलग मकसद से आपके स्टोर पे काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या करे, अब हर कोई अलग सोच लेके आ रहा है। जिसका सोच ये है कि उसको बस काम अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, वो बस थोड़ी देर के लिए आया, तो वो सीरियसली काम नहीं लेगा। लेकिन जिसको पैसे की बहुत जरूरत है, वो काम को बहुत सीरियसली करेगा, अच्छे से ताकि वो वहां पे ज्यादा टाइम तक टिका रहे। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, हर इंडिविजुअल को समझ के उनके जो गोल्स है ना उनको कंबाइन करना है। मतलब उनको एक डायरेक्शन में लेके आना है, ताकि आपका जो मेन गोल है कि आपने इस साल में मान लो 50,000 यूनिट से सेल इंक्रीज करनी है, तो आपका गोल,
तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का, अपने रिटेल ग्रोसरी स्टोर का सेल्स गोल अचीव कर पाओ, तो आपको हर इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा, उसको उसके हिसाब से टैकल करना पड़ेगा, ताकि आप उनको मोटिवेट कर पाओ कि वो आपके साथ जुड़ के आपका गोल अचीव करने में हेल्प करें। नेक्स्ट आ गया ऑल परवेसिव। परवेसिव होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह चीज प्रेजेंट है, मतलब हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है। तो मैनेजमेंट हर जगह होती है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, या फिर वो आपका रिटेल ग्रोसरी स्टोर है, या फिर कोई ट्यूशन ही क्यों नहीं दे रहा, अपना ट्यूशन सेंटर ही नहीं क्यों बनाया हुआ, चाहे कोई ट्यूशन ही क्यों नहीं दे रहा, उसका ट्यूशन सेंटर ही क्यों नहीं है, वहां पे भी उसको मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज आती है व्हाट मैनेजर्स डू, कि मैनेजर्स क्या काम करेंगे, वो तो सेम रहेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब मेरा प्लान करने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि मान लो मेरा ट्यूशन सेंटर है, तो मेरा प्लान करने का तरीका अलग है, आपका हॉस्पिटल है, आपका अलग हो सकता है। करना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या मैंने एज अ ट्यूशन सेंटर भी करना है और आपने एज अ हॉस्पिटल भी यही करना है। लेकिन काम सेम है, वट सेम है, लेकिन हाउ कैसे करेंगे अलग हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्यूशन सेंटर है, मेरे गोल्स अलग होंगे, मेरा गोल है ज्यादा मार्क्स लेके आना, तो मेरा सारा सिस्टम अलग होगा। इस क्यों अलग है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट कल्चर अलग होता है। इंडिया में अलग तरीके से काम होता है, और यूएसए में अलग तरीके से होता है, और कनाडा में अलग तरीके से होता है, बिकॉज डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है। तो हर तरीके से, तो हर कोई अलग तरीके से काम करता है, काम हर कोई वही करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बट करता अपने अपने तरीके से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव से याद रखना है प्रेजेंट एवरीवेयर। उसके बाद आ गया मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल होती है ना, जिसकी बहुत ज्यादा डायमेंशंस होती हैं। मतलब मैनेजमेंट में ना, कहते हैं मैनेजमेंट एक कम्प्लेक्स एक्टिविटी है, थ्री मेन डायमेंशंस है। डायमेंशंस क्या होता है, से हम किसी चीज को समझ सकते हैं, किसी चीज का कोई एस्पेक्ट या कोई फीचर। तो मैनेजमेंट में तीन मेन एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं, क्या हम, मतलब तीन तीन चीजों को हम मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, की जो ऑपरेशंस है, जो प्रोसेस कैरी ऑन करनी है, उसको करते हैं। कैसे हमने मैनेजमेंट करनी है, हमारी मान लो फैक्ट्री है जहां पे हम नूडल्स बना रहे हैं, तो वहां पे क्या हमारा काम है, नूडल्स मैन्युफैक्चर करना। तो अच्छी क्वालिटी के नूडल्स जाएं, प्रॉपर वे में जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों सही से लगे। वहां पे जो लेबर होगी उसको भी तो मैनेज करना होगा, क्योंकि हम यूजली देखते हैं ना, अगर कोई अच्छा मैनेजर नहीं होता तो लोग बस झगड़ रहे होते हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं, और पैसा तो जो वेस्ट हो ही रहा होता है वो हो ही रहा होता है। तो लोगों को भी मैनेज करना जरूरी है, ताकि वो मोटिवेट होके आपके लिए काम करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। तो लोगों को मैनेज करना जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गया, कि जो सारी प्रोसेस हमने कैरी करनी है नूडल्स को बनाने से लेके, पैकेजिंग से लेके, उसको मार्केटिंग से लेके पहुंचाने तक, जो ऑपरेशंस कैरी आउट हमने करने हैं उस प्रोसेस में, उसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हल्के से भी किसी स्टेप में, मान लो मार्केटिंग में गलती होगी या पैकेजिंग में गलती होगी ना, एक छोटी सी गलती, एक इतनी सी भी गलती ना, आपका सारा बिजनेस खराब कर सकती है, आपको अनसक्सेसफुल कर सकती है। तो हर चीज में मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो हम, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, हम तीन मेन डायमेंशंस को मैनेज करते हैं, काम को, लोगों को, और हमारे ऑपरेशंस को, जो हमने उस बीच कैरी आउट करने हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये तो समझते हो गए कि कैरी ऑन होती जाती है, ये नहीं आज प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफ के लिए डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया तो बंद, एक बार कर लिया बंद। आपको हर महीने अपना अलग से टारगेट सेट करना पड़ेगा, वीकली टारगेट सेट करने पड़ेंगे, रोज के भी टारगेट सेट करने पड़ेंगे। मान लो आपने रोज का टारगेट 500 यूनिट सेट किया हुआ है, मान लो
आप नहीं कर पा रहे, लोग नहीं अचीव, आपके वर्कर्स नहीं अचीव कर पा रहे, उसको आप कम ज्यादा करोगे, तो आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगातार करना पड़ेगा। मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको हर काम साइमल्टेनियसली साथ बाय साथ, ये नहीं कि आज प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग ही कर रहे हो, कल ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजिंग भी, इकट्ठे सारा काम। आज हो सकता है आप प्लानिंग भी कर रहे हो, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो, लोगों को हायर भी कर रहे हो, मोटिवेट भी कर रहे हो, सारा कुछ इकट्ठे कर रहे हो। तो मैनेजमेंट रूटीन बेसिस पे होना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक बंदा तो मैनेज करेगा नहीं। मैंने एक मैनेजर हायर कर दिया और मैंने कहा मुझे इस महीने 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं, मान लो मुझे एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया है, आपने मैनेजर को कह दिया, आगे से वर्कर ही नहीं एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाना चाह रहा, मान लो आप ज्यादा पे भी कर रहे हो लेकिन वो कह रहा है मैं थक जाता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। अगर लोगों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, वो मिलके काम ही नहीं करना चाह रहे, तो आप टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे। तो ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें लोगों को इकट्ठे मिल के एक दूसरे को समझ के एक डायरेक्शन में चलना होगा। ग्रुप एक्टिविटी है। डायनेमिक, डायनेमिक क्या होता है? एवर चेंजिंग, जो रोज रोज चेंज होता है, तो डायनेमिक फंक्शन है, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। हम कहते नहीं आज का जो जमाना है वो जल्दी से बदल रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि एमएनसीज आ रही हैं। तो अगर हमने सक्सेसफुल रहना है ना, तो हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटराइजेशन आ गई, तो हर बैंक्स में अब पेपर वर्क कम होके कंप्यूटराइज वर्कर हो गया, उस हिसाब से वो आगे एम्प्लॉयज भी वैसे रखते हैं जो अच्छे से कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर पाते हैं। अगर आप नहीं चलोगे ना इसके साथ, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आप नहीं ग्रो कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप मार्केट से आउट भी हो जाओगे। तो डायनेमिक फंक्शन है कि एवर चेंजिंग है, कि अगर जैसे जैसे चेंज आ रही है हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे हमें भी अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, अपने आप को भी चेंज करते रहना होगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल होता है किसी चीज को जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं। क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हो? हाँ, आप ये देख सकते हो कि 500 यूनिट्स बन गए, 5000 यूनिट्स बन गया, 500 यूनिट्स बन गए, जितने आपने इस साल में कहे थे। लेकिन क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हो या टच कर सकते हो? नहीं। आप फील कर सकते हो, अगर सारे मिलके खुशी खुशी काम कर रहे हैं, आपके जितना टारगेट है मान लो 5000 यूनिट्स का है, वो भी पूरा हो रहा है, सब अच्छे से बढ़िया चल रहा है, कोई ज्यादा वेस्टेज नहीं हो रही, टाइम पे काम हो रहा है, जो कॉस्ट बताई है उसमें काम हो रहा है, तो आप फील कर सकते हो देख के कि काम के अकॉर्डिंग। बट आप मैनेजमेंट को टच या फील तो नहीं ना कर सकते, मैनेजमेंट कोई चीज थोड़ी है। तो इनटेंजिबल है जिसे हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। अगर सारे खुश हैं तो मतलब आप अच्छा मैनेज कर रहे हो, अगर जो आपने कॉस्ट बताई है उसमें काम हो रहा है, उस टाइम पे हो रहा है, जितने यूनिट्स बोलने हैं उतने वो बना रहे हो, तो आप अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, तो वो इंटेंजिबल है। तो ये हो गए हमारे 7 फीचर्स। उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि अब मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गोल्स है, हम क्यों मैनेज करते हैं। अगर हम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद तो होगा। क्या मकसद है? 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा जो पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो भी लेबर या एम्प्लॉयज अवेलेबल है, और जो भी मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज होता है जो भी हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है, मतलब फाइनेंस अवेलेबल है, मशीनरी है, लैंड है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो हमारे पास ह्यूमन फोर्स अवेलेबल है, उसको अच्छे से यूज करना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाए। मतलब कि हमें अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पैसे से रिलेटेड होते हैं। कैसे? सर्वाइवल, पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव आ गया? ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइव। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहला मकसद तो हर बिजनेस का यही होता है ना, कम से कम मैं इतना तो कमाऊं ना कि मैं यहाँ पे खड़ पाऊं, कि मैं अपना काम कैरी ऑन कर पाऊं। अगर मेरे को इस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लग रही है, मैं कुछ भी नहीं कमा पा रही, और ऊपर से जो मेरे पास पर्सनल पैसे पड़े हैं वो भी मेरी जेब से निकल रहे हैं, तो मैं तो एक दिन तो वो पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर मैं अपने बिजनेस को कैसे रन करूंगी? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना कि कम से कम ऐसे हम बिजनेस करें, इतनी हमारी कॉस्ट हो और इतना हम प्राइस अपने चीज का सेट करें ताकि हम सरवाइव तो कर पाए ना। उसके बाद हर बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट। अब सरवाइव करने के लिए तो मार्केट में आया नहीं कोई,
हाँ, सर्वाइव करना पहला मकसद हो सकता है कि सर्वाइव करते करते आपने नाम बना लिया, जब आपका नाम बन गया, लोगों को पता लग गया आपके बिजनेस के बारे में, अब आप ध्यान दोगे कि अब मैं थोड़ा कमाऊं, कि मैं जितना पैसा मैंने लगाया, मान लो मैंने एक 10 लाख इस बिजनेस में लगाया है, तो कम से कम मैं इसका 20 लाख तो करूँ ना, प्रॉफिट तो कमाऊं ना, क्योंकि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे? आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट प्रेफर करने लग गए, जिससे सुनो हर बंदे के, मान लो आपने नूडल्स बनाने की फैक्ट्री शुरू की, तो हर दूसरे बंदे के मुंह पे सिर्फ आपके ब्रांड का ही नाम है कि हाँ इस ब्रांड के बिजनेस लो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको बाय कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। आपने एक फैक्ट्री से दो लगा दी, दो से 10 लगा दी, आप इंटरनेशनली, आप पूरे इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रहे हो, धीरे धीरे करके आप बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसको कहते हैं ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो पैसे से रिलेटेड होते हैं, वो मनी से रिलेटेड होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हर फर्म का यही होता है कि मैं सरवाइव कर पाऊं, फिर होता है कि मैं थोड़ा प्रॉफिट कमाऊं, फिर होता है कि अब मैं ग्रो करूं, नेशनली इंटरनेशनली देश विदेश तक अपने काम को बढ़ाऊं। एट द एंड हर किसी का यही मोटिव होता है, हर कोई चाहता है वो ग्रो करे। सेकंड है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव से समझ लिए होंगे, सोसाइटी की सेवा करना, कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट बनाना, जैसे हमने वो मेथड से प्रोडक्शन करनी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी लोगों को। जैसे होता नहीं फैक्ट्रीज में ये होता है कि हम जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, जो थोड़े पैसे के हिसाब से थोड़े कम कमा रहे हैं या जिनको ज्यादा एडवांटेज नहीं है, हम उनको ही रखेंगे कि लोगों का फायदा करना, या फिर हम इस तरीके से हमारा सामान बनाएंगे, इस तरीके से हमारा जैसे नूडल्स मान लो हम मैन्युफैक्चर करेंगे कि हमारी जो वेस्टेज है वो कम हो और सोसाइटी को कम नुकसान हो, मतलब प्लास्टिक कम यूज करेंगे। आजकल तो प्लास्टिक पे बहुत लोग फोकस कर रहे हैं कि प्लास्टिक जो है हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसको कम यूज करो। तो आप सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में भी सोच रहे हो, क्योंकि क्यों सोचना पड़ता है, क्योंकि हम सोसाइटी से ना रिसोर्सेज लेते हैं, और अगर आपकी सोसाइटी में इमेज अच्छी नहीं है ना, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन अगर आप अनएथिकली दे रहे हो ना, बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, लोगों को बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो लोग आपका प्रोडक्ट लेना नहीं पसंद करेंगे, वो कॉम्पिटिटर्स पे शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि अपनी हेल्थ के साथ अपनी सेफ्टी के साथ किसी को भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी फोकस करना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। मैंने आपको कहा हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग मकसद के साथ आते हैं, तो उनके भी तो अलग अलग कुछ गोल्स होंगे। फाइनेंशियल नीड, हो सकता है किसी को सैलरी ही ठीक है, हो सकता है किसी को है कि मुझे बोनस भी मिले, मुझे कमीशन भी मिले, किसी को कम पैसे में भी ठीक है, किसी को ज्यादा में भी। हर और किसी की फाइनेंशियल नीड्स अलग है, मतलब पैसे के हिसाब से नीड्स अलग है, सोशल नीड्स अलग है। किसी को ये है कि मुझे पीयर रिकॉग्निशन मिले, मतलब कि मुझे मेरे साथ में जो काम करते हैं उनके सामने प्रेज किया जाए अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है। और किसी को हो सकता है कि मुझे एक प्रॉपर ट्रॉफी वगैरह दी जाए। हायर लेवल नीड्स हो गया कि अगर कोई काम करके आपको अंदर से खुशी मिलती है, ऐसे फील होता है कि हाँ मैंने ये कर दिखाया। तो कोई लोग उस चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हर किसी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। मैनेजमेंट में आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं दोगे, आप अपने लोगों को नहीं खुश रखोगे, तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और आप अपने पहले दो ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव कर पाओगे। आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने अगर मैनेजमेंट होगी तो हम क्या कर पाएंगे, अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते तो एज एन इंडिविजुअल है, मान लो मैं काम करने गई एक फर्म में, मुझे वहां कोई नहीं जानता, लेकिन काम करते करते ना आपका एक ग्रुप बन जाता है। जैसे स्कूल में आप जैसे नर्सरी में एडमिशन ली थी, आप किसी को नहीं जानते थे, जैसे जैसे इकट्ठे पढ़े बड़े हुए आपके फ्रेंड्स बन गए, आपके ग्रुप बन गए, किसी का 3-4 जनों का है, किसी का 6-7 जनों का है, तो आपका एक ग्रुप गोल होता है। मान लो आपका स्कूल में ग्रुप गोल है कि आपके ग्रुप को 95% स्कोर करना है। आप दूसरे ग्रुप का गोल है कि उसको को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक कंपटीशन, डांस कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन, उसमें ज्यादा पार्ट लेके उसमें प्राइजेस लेने हैं। तो हर कोई ग्रुप ना अपना गोल बना लेता है कि हम इसमें अच्छा करके दिखाएंगे, हम इसमें अच्छा करके दिखाएंगे।
अगर अच्छे से मैनेजमेंट हो रही है ना, अगर टीचर आपका अच्छे से आपको मैनेज कर पा रहा है समझ के, तो वो आपके ग्रुप गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। और अगर वो अचीव हो गए ना, तो आप मोटिवेट रहोगे और आप उनको रिजल्ट्स लाके दोगे, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा देंगे। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया कि काम को अच्छे से करेक्टली करना और कम से कम कॉस्ट में करना। अगर मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है, तो आप खुद ब खुद अच्छा काम करोगे, सही काम करोगे और कम से कम कॉस्ट के साथ करोगे। एफिशिएंसी, काम करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। वही मैंने बताया कि डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्लोबलाइजेशन आ रही है, वैसे वैसे अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, नहीं ग्रो करोगे ना, तो आप सोसाइटी में अपना बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मैनेज अच्छे से कर रहे हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक बन जाएगी, कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा ना, तो आपके लोग भी चाहेंगे कि हम भी इस चेंज के साथ अपने आप को बदलें। नहीं तो हर कोई ना बदलाव से डरता है, क्योंकि अगर बदलाव आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है अब हमें हमारा पुराना, जिसमें हम कंफर्टेबल हो गए हैं, जो काम हमें आता है, वो छोड़ के कुछ नया करना पड़ेगा। और कोई नहीं चाहता कि वो पुरानी चीजें छोड़ के कुछ नया सीखे, जिसपे उसको अलग से टाइम लगाना पड़े, एफर्ट लगानी पड़े। तो हर किसी को होता है जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि वो अपने लिए काम करे, आपके लिए काम करे, तो आपकी ना ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक बन जाती है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, तो लोग भी अपने आप ही चेंज होते रहते हैं, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे। वो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताई कि आपका गोल है 95% अचीव करना, आपके दूसरे फ्रेंड का हो सकता है कि उसने म्यूजिक कंपटीशन को विन करना, थर्ड फ्रेंड हो सकता है कि उसने चेस कंपटीशन को जीतना। अगर आपका टीचर आपको अच्छे से समझ गया ना, आपको उस डायरेक्शन में मोटिवेट कर रहा है, तो वो आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव करने में हेल्प करेगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है, और इससे सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होती है। क्योंकि अगर मैं एज अ फर्म अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, सोसाइटी को अच्छे से प्रोडक्ट्स बना के दे रही हूँ, तो एक तो मैं प्रोडक्ट्स दे रही हूँ, अगर मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से दे रही हूँ, तो अच्छे से प्रोडक्ट दे रही हूँ, इन्वायरमेंट का ध्यान रख रही हूँ। दूसरा, जो मेरे पास लेबर काम कर रहे हैं, मैंने उनको एम्प्लॉयमेंट भी तो दी हुई है ना, वो मेरे पास काम भी तो करते हैं, उनके पास भी पैसा जाता है। अगर वो भी कमा रहे हैं अच्छे से, तो वो अपनी फैमिली को भी अच्छा प्रोवाइड प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेज सकते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस तरह से वो सेक्टर भी ग्रो करेंगे। तो ओवरऑल सारी सोसाइटी ही ग्रो करेगी, अगर अच्छे से मैनेजमेंट होगी। तो ये थे हमारी इम्पोर्टेंस, और अच्छे से इसे करना, और साथ साथ नोट्स जरूर बनाना, अदरवाइज आपको एंड में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आपको लर्न करने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो साथ साथ में ही कवर अप करते रहो, बेटर होगा आपके लिए। तो अब हमने की इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है। और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम ड्राइंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्रिएटिवली कोई सीन ड्रॉ करते हैं और उसमें कलर्स फिल करते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। कोई म्यूजिक में है तो वो कोई म्यूजिक में है तो वो अपनी वॉइस से, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है। तो वो आर्ट आर्ट क्या होती है? तो आर्ट, तो इसे हम आर्ट कहते हैं। आर्ट होती क्या है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। कि जो हमारे पास नॉलेज है, जैसे कोई अगर आर्टिस्ट है, मतलब कोई पेंटिंग करता है, पेंटर है, उसके पास नॉलेज है, उसे पेंट करना आता है, लेकिन लेकिन जब वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कुछ नई चीज लेके आता है ना मार्केट में, तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम अप, तो जब हम अपनी एग्जिस्टिंग, मतलब जो हमारे पास नॉलेज है, उसको यूज करके कुछ नया लेके आते हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ स्किलफुल लेके आते हैं, उसको आर्ट कहते हैं। आर्ट के कौन से फीचर्स होते हैं? मतलब क्या, कौन कौन से फीचर्स हैं आर्ट के?
पहला तो है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। चाहे आप म्यूजिक में जाओ, आप म्यूजिक की फर्स्ट क्लास में भी जाओगे ना, तो वो पहले आपको थ्योरी से स्टार्ट करवाएंगे, म्यूजिक के बारे में सारा डिटेल में बताएंगे। अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हो या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं बनना चाहते, तो स्टार्टिंग आपकी थ्योरी से होती है। वो आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें बताते हैं, बेसिक टर्म्स समझाते हैं। उसके बाद ही वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हर चीज में थ्योरेटिकल, तो हर आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ऐसे ही क्या मैनेजमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? जरूर होती है। मैनेजमेंट में हम मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, फाइनेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और आर्ट में भी होती है। तो ये फीचर तो मैनेजमेंट का हो गया एक। सेकंड चीज, सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है कि नॉलेज तो है, हम उसे कैसे अपने तरीके से यूज करते हैं। देखो, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर ने आके सेम चीज पढ़ाई, सेम थ्योरी पढ़ाई, फिर भी उनमें से कोई एक स्टूडेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर उन कॉन्सेप्ट्स को लाइफ में अप्लाई करता है और कुछ अपना पर्सनल बहुत अच्छा क्रिएट कर लेता है, और दूसरा स्टूडेंट भी उधर ही बैठा था, उसने भी क्लास लगाई, लेकिन ना वो अच्छा स्कोर कर पाया और ना ही वो इन कंसेप्ट्स को यूज करके कुछ लाइफ में बड़े लेवल पे कर पाया। तो टीचर सेम था, कॉन्सेप्ट सेम कराए, टाइम सेम था, इकट्ठे बैठे थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि एक स्टूडेंट ने उस थ्योरी में से कुछ ऐसा सीखा कि उसने लाइफ में अप्लाई किया और बहुत अच्छा उसने कोई प्रोडक्ट बना दिया। दूसरे स्टूडेंट ने उसको क्रिएटिवली सोचा ही नहीं और उस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके देखा ही नहीं कि इसमें से हम कुछ नया भी कर सकते हैं। तो मतलब उसने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन नहीं की, मतलब किसी चीज को अपने तरीके से, अपने वे से यूज करना। आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, क्योंकि जब आपको म्यूजिक की क्लासेस देते हैं, थ्योरी तो सेम होती है, लेकिन हर कोई पर्सन डिफरेंट वे से उसको यूज करके अपना अलग से ही कुछ प्रोड्यूस करता है और वो उस चीज के लिए फेमस हो जाता है। ऐसे ही पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, चीज तो सभी सेम सीखते हैं, थ्योरी तो सभी सेम पढ़ते हैं, लेकिन वो उसको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं जिससे वो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है? हाँ, होती है। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सब पढ़ रहे हैं और सब चीजों को मैनेज करना भी सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कोई पर्सन एक अच्छा मैनेजर बन जाता है और कोई एक बुरा मैनेजर बन जाता है। तो वो अच्छा या बुरा थ्योरी पे नहीं डिपेंड करता, अच्छा या बुरा डिपेंड करता है कि वो जो सीख के आए हैं वो उसको किस वे से यूज कर पा रहे हैं। अगर कोई उसको अपने तरीके से बहुत क्रिएटिवली अच्छे तरीके से यूज करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, तो वो अच्छा मैनेजर कहलाता है। लेकिन अगर उसने पढ़ी हुई थ्योरी को उसको यूज ही नहीं करना आता, कि मैंने जो पढ़ा उसको कैसे जाके यूज करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा, तो वो अच्छा मैनेजर नहीं बन पाता। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। उसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड है, क्योंकि जब भी किसी ने कोई आर्टिस्ट बनना है, कोई पेंटर बनना है, कोई म्यूजिशियन बनना है, तो उसको सबसे पहले यही कहते हैं कि यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को करके देखो, क्योंकि जितना करोगे उतना, हम कहते हैं ना, सफाई आएगी काम में और उतना ही बेटर तुम डे बाय डे बनते जाओगे। तो हाँ, आर्ट में तो है। क्या मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होती है? हाँ, जरूर होती है। क्योंकि अगर मुझे आज एक, मान लो, इवेंट मैनेज करने को कहा जाए, फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे पार्टी, और मुझे कहा जाए इसको मैनेज करना है, मे बी फर्स्ट टाइम मैंने ये काम कभी नहीं किया, कभी बर्थडे पार्टी नहीं की, मुझे नहीं पता कैसे डेकोरेशन करनी है या कैसे केक मैनेज करना है या फिर कौन सी गेम्स खिलानी है, बट मैंने ट्राई किया। दोबारा मुझे फिर थोड़े दिनों बाद कोई और बर्थडे पार्टी मैनेज करने के लिए मिल गई, थोड़े दिन बाद और मिल गई। जैसे-जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को करी जाऊँगी ना, मैं खुद ब खुद बेटर बनती जाऊँगी और नई-नई चीज़ें सीखती जाऊँगी। तो मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है। सो तीनों फीचर्स जो आर्ट में है वो मैनेजमेंट में भी है। तो हम कह सकते हैं
तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। हमने ये प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट चीज, क्या मैनेजमेंट साइंस भी है? साइंस जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि न्यूटन ने ये लॉ दिया, प्रिंसिपल्स देखते हैं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that that explains certain journal truths और operation of journal laws। ये वही नॉलेज होती है जो क्या एक्सप्लेन करती है कि अगर ये चीज हुई तो क्यों हुई। जैसे अगर वो एप्पल गिरा तो वो क्यों गिरा, उसके पीछे थी ग्रेविटी। तो ये किसी चीज के होने के पीछे का कारण बताती है साइंस। तो साइंस के क्या फीचर्स होते हैं? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि ये एक सिस्टमैटिक वे से इसकी नॉलेज होती है एक जगह पे। जैसे एप्पल गिरा, उसके पीछे ग्रेविटी थी, ग्रेविटी की नॉलेज है एक जगह पे स्टोर है, न्यूटन के लॉज है एक जगह पे। तो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ना एक नॉलेज होती है जो सेम रहती है। मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम बहुत तरीके की थ्योरी को पढ़ते हैं, बहुत तरीके के कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो हाँ, मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा थ्योरी होती है। जो अब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं या हम ये प्रिंसिपल्स, मैंने आपको कहा ये जो हमारा यूनिट 1 है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम मैनेजमेंट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसके क्या फंक्शंस है, उसमें क्या क्या आता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है। मतलब हाँ, नॉलेज तो है सिस्टमैटिक फॉर्म में। उसके बाद साइंस में क्या होता है? तो ये मैनेजमेंट का फीचर हो गया टेक, कि हाँ ये मैनेजमेंट में तो है। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में हम क्या करते हैं? जब हम स्कूल्स में 9 10 में साइंस पढ़ते थे तो हमें लैब्स में एक्सपेरिमेंट करने लेके जाते थे। जैसे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट कराए, इस केमिकल में ये डाला तो ये कलर बन गया। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। ऐसे मैनेजमेंट में क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं? हाँ, मैनेजमेंट में भी होते हैं। जैसे ना, वो कुछ पर्सन्स को लेके स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे उनको मैनेज किया था। अगर उनको इस वे से मैनेज किया था तो ये आउटकम आया, ये रिजल्ट आया, दूसरे वे से किया तो कोई और रिजल्ट आया। उसके बेसिस पे ना वो थोड़े से प्रिंसिपल्स उसके बेसिस पे ना वो थोड़े प्रिंसिपल्स बना देते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, बहुत अच्छे से हमें गिवन है, ये हमारा चैप्टर 2 है, इसे हम उधर पढ़ेंगे। तो हाँ, ये वाला फीचर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट में भी फीचर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। वो कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उनको ऑब्जर्व करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है बनते हैं। तो हाँ, ये फीचर भी मैनेजमेंट में अवेलेबल है। थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है कि हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी ये नहीं कि ग्रेविटी अकेली इंडिया में है या अमेरिका में है। ग्रेविटी है तो पूरी धरती पे ग्रेविटी है, कि हर जगह ग्रेविटी है। तो हर जगह ये प्रिंसिपल साइंस का क्या है, अप्लाई हो रहा है। जो न्यूटन के लॉज है वो ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में होंगे या इस रीजन में अप्लाई होंगे, वो हर जगह अप्लाई होंगे, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होंगे, क्योंकि न्यूटन के प्रिंसिपल सेम है। तो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी सेम रहते हैं? तो इसमें ना थोड़ा ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना बिल्कुल सेम नहीं रहते, क्योंकि क्रिएटिविटी पे डिपेंड करते हैं। हमने ये कहा ना कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, तो वो क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करते हैं। तो वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं रहते, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन कुछ और है, यूएस में कुछ और है। तो यूएस का मैनेजर कुछ और वे से मैनेज करेगा और इंडिया का मैनेजर कुछ और वे से मैनेज करेगा। मैनेजमेंट में प्रॉपर यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती, बट हाँ, हम उन प्रिंसिपल्स को एज अ स्टैंडर्ड ले सकते हैं, लेकिन उसके बेस पे मैनेजर्स इन्वायरमेंट को देखेंगे और फिर खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो वो एज अ स्टैंडर्ड की तरह काम कर सकते हैं, एज अ बेस की तरह काम कर सकते हैं, जो वो यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग पे। पर हाँ, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हर जगह पे नहीं होते। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है साइंस के यूज हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज साइंस, की मैनेजमेंट साइंस भी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बनके कि मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट। तो आप पहले मैनेजमेंट के बारे में बताओगे, फिर आप
आर्ट बताओगे क्या होती है, आर्ट के फीचर्स बताओगे और फिर रिलेट करके बताओगे कि हाँ ये तीनों फीचर्स होते हैं और कैसे होते हैं। फिर आप साइंस के बारे में बताओगे क्या होती है, फिर साइंस के फीचर्स और फिर रिलेट करके बताओगे, जैसे मैंने आपको रिलेट करके दिखाया कि कैसे साइंस होती है। फिर कंक्लूड करोगे मैनेजमेंट इज बोथ एंड आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट भी है और साइंस भी है, और इसे इसी वे में अटेम्प्ट करके आना। और एक जो चीज हम थर्ड पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन मतलब कि कोई भी ऑक्यूपेशन या करियर जिसके लिए हमें पे किया जाता है और हमें उसके लिए एक नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। सबसे अच्छी एग्जांपल है सीए। सीए एक प्रोफेशन है, क्योंकि जब आप सीए बनते हो, आप किसी ऑक्यूपेशन या करियर में गए, लोगों के अकाउंट्स मैनेज किए, आपको उसके लिए पे भी किया जाता है। और सीए बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एजुकेशन लेनी पड़ती है और बाद में आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो वो हो गया प्रोफेशन। डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। आप इसकी पहले नीट की तैयारी करते हो, फिर अच्छे से वहां पे जाके डॉक्टर की स्टडी करते हो, एमबीबीएस करते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, बाद में आपकी इंटर्नशिप वगैरह लगती है, ट्रेन, उसके बाद ही आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। तो फीचर्स क्या हुए प्रोफेशन के? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज होती है। मतलब अगर आपने डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस करनी पड़ेगी, सीए के लिए सीए का कोर्स आईसीआई के अंडर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। सीए हर कोई नहीं बन सकता। अगर मुझे अकाउंट्स आते हैं तो मैं सीए नहीं हूँ, मुझे आईसीएआई के अंडर उनकी जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके मुझे सीए का सर्टिफिकेशन मिलेगा। ऐसे डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। अगर मुझे थोड़ी सी मेडिकल साइंस की नॉलेज है तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। मुझे प्रॉपर पहले नीट क्लियर करके, फिर एमबीबीएस करके, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करके, फिर ही मुझे डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। तो एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एंट्री हर कोई नहीं कर सकता, ब्लॉक्ड है। पहले कंडीशंस पूरी करो, फिर गेट खुलेगा, नहीं तो गेट बंद है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब जैसे सीए के लिए एक उन्होंने प्रोफेशनल जो हमारी बॉडी है वो आईसीए है, ऐसे ही एम्स जो है वो मेडिकल साइंस की बॉडी है मेन जो हम कंसीडर करते हैं। तो हर किसी को ऐसी एसोसिएशन के साथ प्रोफेशनली लिंक होना पड़ता है। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, उनको एक एथिकल तरीके से चलना पड़ता है। जैसे आपने सुना ही होगा, जब डॉक्टर्स बनते हैं तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो बाद में ओथ लेते हैं, मतलब जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है ना तो वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो सोसाइटी को सर्व करेंगे, मतलब कि उनकी सेवा करेंगे। तो आपको एथिकली बहुत सही तरीके से चलना पड़ता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ना, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप किसी भी चीज को अनएथिकली, किसी भी अकाउंट्स में घपला नहीं करोगे, किसी भी कंपनी के साथ घपला नहीं करोगे। अगर पता लग गया ना कि आपने कोई घपले की है, तो आपका वो सर्टिफिकेशन तो कैंसिल होगा ही होगा। साथ में आप बाद में भी किसी काम के नहीं रहोगे। तो एथिकली मतलब सही तरीके से काम करना है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव, कि आपका जो मकसद होना चाहिए वो सर्विस देना होना चाहिए, कि हमने सोसाइटी को सर्व करना है। तो अब देखो क्या मैनेजमेंट में ये सब फीचर्स हैं। मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये तो हमने देखा कि हाँ स्टडी है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब नॉलेज तो है, मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा थ्योरी है। जैसे क्योंकि जब हम एमबीए करने जाते हैं, एमबीए में हम मैनेजमेंट को ही पढ़ते हैं बेसिकली। तो हम कहाँ से करते हैं? आईआईएम से। वो हमें प्रॉपरली पढ़ाते हैं, रिगरस स्टडी होती है, वहां पे जाके प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है। तो हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में स्टडी होती है। अब भी हम जो पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हम पार्ट ए पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, वो भी हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब मैनेजमेंट में नॉलेज तो है। तो ये फीचर तो है प्रेजेंट। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? ये नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे सीए बनने के लिए आईसीआई के अंडर वो स्टडी पैटर्न करना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस एमडी उनकी वो स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन आपको किसी कंपनी का मैनेजर बनने के लिए स्पेसिफिक
क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको एमबीए करनी करनी है या और कोई स्टडी करनी करनी है। अगर आप ग्रेजुएटेड भी हो लेकिन आप में स्किल्स है, स्किल्स मैटर करती हैं इसमें, तो आप बन सकते हो। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या नहीं है, तो ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जो मैंने बताया, सीए को आईसीए के अंडर, एम्स के अंडर होनी चाहिए। है मैनेजमेंट के कुछ जो है मैनेजमेंट के कुछ जो है प्रोफेशनल एसोसिएशंस वो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ एसोसिएट आप लेकिन इंडिया में कंपलसरी नहीं है कि आपके पास उनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो ये फीचर भी नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, सर्विस मोटिव भी होना चाहिए, बट साथ में मैनेजमेंट में हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी फोकस करते हैं अलोंग विद इट। तो क्या हुआ, प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स नहीं है मैनेजमेंट में। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगर आए तो आपको ये तीन टॉपिक ऐसे ही एक्सप्लेन करने हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए, पहले उनका मीनिंग, उसके बाद उनके फीचर्स, और उसको मैनेजमेंट के साथ रिलेट करके समझाना है, ये बताना है कि ये फीचर मैनेजमेंट में है या नहीं है। और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि कौन से फीचर्स हैं और कौन से नहीं है, और जो फीचर्स नहीं है उनका रीजन भी बताया कि ये क्यों नहीं है। तो आप अच्छे से इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा है अगला टॉपिक? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने पढ़ा मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्या क्यों जरूरत है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या नेचर है। अब ये देखिए कि मैनेजमेंट कोई एक बंदा तो कर नहीं रहा। ये तो है नहीं इतनी बड़ी कंपनी और एक बंदा, एक ही मैनेजर रखा हुआ है। या फिर अगर आपका रिटेल ग्रोसरी स्टोर भी है तो ये तो है नहीं कि आपने एक मैनेजर रख लिया या फिर आप खुद ही सारा मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा एम्प्लॉयज है, कितना सामान ऑर्डर करने वाला होता है, छोटी छोटी चीजें होती है, तो एक पर्सन तो कैसे सारी चीजें करेगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से लेवल पे पर्सन होते हैं जो हर चीज को मैनेज करते हैं और कौन कौन सी चीजें मैनेज करते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। उससे पहले ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पार्ट आल्सो। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप गिव राइज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आए कैसे, क्या रीजन है, कैसे है? जैसे आपका रिटेल स्टोर है, ठीक है, आप ऑनर हो, आपने अपने अंडर एक मैनेजर रखा हुआ है, उसके अंडर डेली वर्कर्स हैं जो सामान वगैरह वहां पे सेट करते हैं या सफाई वगैरह करते हैं, तो वो वर्कर्स आ गए। तो आपके पास अथॉरिटी है, आप ऑनर हो, आप काम डिवाइड करोगे मैनेजर को, मैनेजर आगे काम डिवाइड करेगा वर्कर्स को। तो आपके पास अथॉरिटी है, आपने काम डिवाइड किया, और वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आंसरेबल है, उन्होंने काम नहीं किया तो उनको जवाब देना पड़ेगा उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम के लिए, अगर उन्होंने गलत किया तो क्यों ऐसा किया, अगर सही किया तो प्रेज की जाएगी, अगर गलत किया तो उनको आंसर देना पड़ेगा कि उन्होंने ये काम ऐसे क्यों किया, जैसे आपने बताया था वैसे क्यों नहीं किया। तो मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन है, आप अथॉरिटी में हो और वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। और इसी से जो बने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बने। मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आने का कारण ही यही हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है। एक बंदा ऑर्डर देता है और बाकी के ऑर्डर को मानते हैं, जिसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बन जाते हैं। तो कौन से लेवल्स हैं? 3 लेवल्स है। फर्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडल, और थर्ड इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है, आप कौन हो? टॉप मैनेजमेंट पे हो। सेकंड पे आता है मिडिल मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजर है वो मिडिल पे है। थर्ड आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो जो डेली वर्कर्स हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं और हर किसी के फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहला है टॉप मैनेजमेंट, वही मैंने कहा, सीनियर मोस्ट
सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो सबसे टॉप पे होते हैं, जैसे चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया किसी कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो सबसे ऊपर ऊपर होते हैं जिन्होंने मेन डिसीजन लेना होता है। तो इनका फंक्शन, तो इनके क्या फंक्शंस है, मतलब ये कौन कौन से काम होते हैं इनके अंडर, इन्होंने किन किन चीजों को देखना होता है मैनेजमेंट में। तो इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को देखना होता है ताकि इनके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। मान लो कि एक फर्म का टारगेट है कि उन्होंने इस साल 20 लाख से सेल इंक्रीज करनी है, 20 लाख से सेल्स इंक्रीज करनी है। तो इन्होंने देखना है कि हर डिपार्टमेंट, तो इन्होंने देखना है कि सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करें ताकि वो कॉमन गोल को अचीव कर पाए। इन्होंने इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए, और उसकी भलाई में सोचना है, मतलब इन्होंने ऊपर रह के ये देखना है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही है तो हम ऑर्गेनाइजेशन में लाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चले और ग्रो करती रहे। इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना है कि एनवायरनमेंट में कौन सी चेंजेस आ रही है और उसका फर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो कि अगर हमारी मान लो कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी चेंज कर दी, तो इनको प्रॉपर उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को स्टडी करना पड़ेगा और फिर ये देखेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है आपके बिजनेस पे। मतलब मैंने आपको कहा ना टॉप लेवल के तो बड़ा ही सोचेंगे बिजनेस को सरवाइव करने में, मतलब बिजनेस को जारी रखने के बारे में सोचेंगे। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को भी स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाना भी इनका काम है, स्ट्रेटजीज बनाना भी इनका काम है कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा नहीं, 20 लाख से सेल्स इंक्रीज करनी है तो वो भी ये डिसाइड करेंगे कितनी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए उसको सेल्स को अचीव करने के लिए, वो भी ये डिसाइड करेंगे। और जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कारण पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और एक एरिया के लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट आके या अथॉरिटीज आके टॉप मैनेजमेंट को ही पकड़ेंगी। उनको नहीं पता कि लोअर लेवल पर्सन ने या वर्कर ने क्या किया, मान क्योंकि आप सबसे ऊपर बैठे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ध्यान देना चाहिए था, तो वो आपको ही आके पकड़ेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सही से हो और उसका सोसाइटी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए। मतलब सबसे ऊपर बैठे हो तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है काम को चलाने की, डिसीजन मेकिंग से लेके काम सही से हो रहा है कि नहीं, वो सारा आपके अंडर आता है। नेक्स्ट जो बीच में वाला जो आता है मैनेजर, वो है मिडल लेवल। मिडल लेवल जो होता है ना, वो लिंक होता है टॉप और लोअर के बीच में, लिंक होता है। कैसे लिंक होता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट के वो नीचे होता है, टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो मिडल को बताती हैं, और फिर सुपीरियर होता है लोअर का, मतलब लोअर से बड़ा होता है, और वो पॉलिसीज को या फिर उन गोल्स को अचीव करवाना इनका काम होता है। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट ने, सीनियर मैनेजमेंट ने, सीईओ ने मान लो टारगेट सेट कर दिया 20 लाख सेल अचीव करनी है और कैसे करनी है वो बता दिया, तो मिडिल लेवल मैनेजर का काम है कि वो पहले तो अपने नीचे वर्कर्स को बताए कि इतनी इतनी सेल अचीव करनी है, ऐसे करनी है, और ये भी देखे कि क्या वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके बाद जो उन्होंने काम किया है उसकी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को देनी। तो ये लिंक का काम करती है, ऊपर की बात नीचे पहले बताती है, फिर नीचे का किया हुआ काम ऊपर रिपोर्ट किया जाता है, तो ये एक तरह से लिंक का काम करती है। फंक्शंस क्या है, वही जो पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उनको इंटरप्रेट करना, मतलब उनको अच्छे से समझना। उसके बाद ये इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स चाहिए वो अवेलेबल है ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए। अगर उनके पास पर्सोनल होता है वर्कर्स तो उनको काम के लिए चाहिए, अगर वो कम है तो उनको लेके आना।
उसके बाद असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, वही मैंने जो बताया कि ऊपर से जो काम आपके पास आया है टॉप मैनेजमेंट से उसको करवाने के लिए आप डिसाइड करोगे कि काम करवाने के लिए आप जो भी ड्यूटीज है, जो जो काम होने हैं उनको उनमें बांट दोगे। इच- उसके बाद उनको मोटिवेट करोगे, मतलब उनको मोटिवेशन दोगे कि हाँ ये काम अचीव होना चाहिए। उनको मान लो आप कोई इंसेंटिव्स दे सकते हो, जैसे कोई रिकॉग्निशन दे दी या कोई फाइनेंशियल या कोई पैसे रिलेटेड फायदा दे दिया, तो वो मोटिवेशन करोगे। उसके बाद कोऑपरेट करोगे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ये इंश्योर करोगे, मान लो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, तो ये नहीं आप अपनी मर्जी में चाहे खर्चा जितना करना पड़ रहा है कर रहे हो ताकि आप अपना काम कर लो, नहीं। आप ये भी देखोगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपके लिए क्या बजट अलोकेटेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा प्रोड्यूस कर रही है। आप सारे मिल के एक दूसरे के साथ काम करोगे, कॉपरेशन से करोगे, क्योंकि एक बंदे ने भी गलती कर दी ना, एक डिपार्टमेंट ने भी गलती कर दी, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट गलत था या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गलत था, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही सफर करेगी। तो कॉपरेट करोगे अदर डिपार्टमेंट के साथ ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और जो आपके नीचे वाले मैनेजर्स करेंगे, फ्रंटलाइन मैनेजर्स जो नीचे वाले आपके काम करेंगे, आप उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि आपने उनसे काम करवाना था और उसको रिपोर्ट करना था टॉप मैनेजमेंट को। तो अगर उन्होंने काम सही नहीं किया तो आपको सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं काम सही हुआ। मान लो मैंने आपको एक टास्क असाइन कर दिया और मैंने कहा इसको करवा के लाना इतनी देर तक, आपने आगे उस काम को मान लो 4 बच्चों में बांट दिया, ठीक है। आप काम तो करके लाए लेकिन गलतियां बहुत थी, तो मैं उन 4 लोगों को जाके नहीं पकड़ूंगी, मैं आपको पकड़ूंगी कि ये काम ऐसे होना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो आपको पकड़ूंगी, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सो ये फंक्शंस हैं। मेन यही है कि मिडिल मैनेजमेंट जो है वो लिंक होती है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। इसमें फॉरमैन होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, और सुपरवाइजर्स आते हैं, जैसे जो हमारे वर्कर्स काम नहीं करते होते उनको जो देखते होते हैं, जैसे लेबर यूनियन में होता नहीं एक जो उनका हेड होता है, ऐसे ही जो सुपरवाइजर्स होते हैं जो लोअर लेवल पे काम करते होते हैं, उनका जो हेड होता है वो सुपरवाइजर वगैरह, वो सुपरवाइजर होता है। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना लिमिटेड होती है। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट ने कहा इन्होंने सिर्फ वही करना है, इन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाना। अगर टॉप मैनेजमेंट ने कहा 20 लाख सेल्स आनी चाहिए और उन्होंने सारी स्ट्रेटजीज बना दी, मतलब तरीका बता दिया इनको, तो इन्होंने बस काम करना है, काम दे दिया, काम करना है। ये नहीं सोचना कि इसे ऐसे भी कर सकते थे या इसे वैसे भी कर सकते थे, वो दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया उसको फॉलो करना है। उसके बाद इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये वर्कर के साथ, मतलब एक्चुअल जो वर्कफोर्स है काम कर रही है उनके साथ रोज काम करते हैं। तो इन्होंने जो मिडिल मैनेजमेंट ने जो इनको इंस्ट्रक्शन दी है इन्होंने उसको पास करना है, मतलब ये एक्चुअल वर्कर्स के ऊपर होते हैं। तो जो मिडिल मैनेजर्स ने इनको बताया है इन्होंने वो आगे अपने वर्कर्स को बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक्चुअल वर्कफोर्स से तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक्चुअल जो एम्प्लॉयज है ना हमारे, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनके साथ ये ही डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, सीधा सीधा यही उनके साथ काम कर रहे होते हैं। कोई सीईओ वगैरह आके नहीं उनके साथ काम कर रहा होता, सुपरवाइजर्स ही कर रहे होते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इनको अच्छे से सारी चीजें समझाई जाए, क्योंकि वही फिर वर्कर्स फॉलो करेंगे जो इनको पता होगा। और इनकी एफर्ट से ही हम आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यही वर्कर्स के साथ डायरेक्ट लिंक में होते हैं। तो यही वर्क देख रहे होते हैं कि रोज एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा, अगर तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है तो बहुत अच्छा काम करेंगे, देखेंगे कि वर्कर्स अच्छे से सारी चीजें बना रहे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेस्टेज नहीं हो रही, कॉस्ट मेंटेन है, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। तो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है।
द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप मतलब वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया आउटपुट आ रहा है या कितनी ज्यादा आउटपुट की क्वांटिटी आ रही है, वो भी इनके ही हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी पे डिपेंड करेगा। वही है, अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियस है ना और काम करना चाहते हैं आपके साथ मिलके, तो ये आगे वर्कर्स को भी वही चीजें बताएंगे, उनको वैसे ही मैनेज करेंगे और उनसे अच्छा काम निकलवा भी लेंगे। लेकिन अगर ये डेडिकेटेड नहीं है ना, तो आप अपने वर्कर्स से भी अच्छा काम नहीं करवा पाओगे। तो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने तो डिसीजन बना दिए, डिसीजन बनाने से तो काम नहीं ना होता, काम तो वर्कर्स ने करना है। और वर्कर्स के साथ कौन लिंक में है? ऑपरेशनल लेवल के पर्सन्स। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसे बहुत ही अच्छे से कर लेना। 3 लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल, ऑपरेशनल। टॉप मैनेजमेंट सीनियर पर्सन आते हैं, सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट वगैरह। मेन इनका काम क्या है? बड़े लेवल का काम, डिसीजन मेकिंग करनी, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना, स्ट्रेटजीज बनानी। मिडिल मैनेजमेंट क्या है? वो लिंक होता है टॉप और लोअर मैनेजमेंट के बीच में, तो इन्होंने यही करना है, जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई उसे समझा और आगे पास ऑन किया लोअर मैनेजर्स को, और उनको मोटिवेट किया, कॉपरेशन वगैरह इंश्योर की। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो होती है उसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, और ये वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और इन्होंने वर्कर्स से काम करवाना होता है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इनके ही हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी का आउटपुट बना के आपको दे रहे हैं। सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हम ना फर्दर जाके अलग अलग से चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर्स में भी डिवाइडेड है। हर फंक्शन का एक चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब तक मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहले होता है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? कुछ प्लान करना। जैसे आप ट्रिप प्लान करते हो तो आप क्या सोचते हो, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कौन सी डेट को जाएंगे, कितने दिनों के लिए जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कार पे जाएंगे, बस पे जाएंगे, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, कहाँ स्टे करेंगे, मतलब कितना कुछ प्लान करते हो। तो प्लानिंग का क्या मतलब है कि एडवांस में, मतलब पहले से ही डिसाइड करके रखना कि क्या करना है और किसने करना है। क्या करना है और किसने करना है, बहुत ध्यान से इसको याद रखना। मतलब अपने गोल्स जो है उसको पहले से ही डेवलप कर देते हो और तरीका भी लिख देते हो कि आपने उसको कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। जैसे आपने 95% मार्क्स लाने हैं 12th बोर्ड्स में, ठीक है? तो आपने क्या किया? एडवांस में डिसाइड कर दिया कि क्या करना है, 95% मार्क्स लाने हैं। और इसके लिए काम किसने करना है? आपने खुद ने करना। गोल सेट हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे? आप तरीका सेट करोगे कि आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैसे अचीव कर पाओ, मतलब टाइम से कैसे अचीव कर पाओ। आप अपना प्लान बनाओगे, आप देखोगे कि आपके 12th बोर्ड्स कब होंगे, जैसे फेब में होंगे, तो आपके पास कितने मंथ्स अवेलेबल है, कितने सब्जेक्ट्स है, कितना सिलेबस है, उसको डिवाइड करोगे। फिर देखोगे कि रोज के आपको 4 आवर्स पढ़ना पड़ेगा और वीक में एक टेस्ट देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का। तो ऐसे करके आप अपना प्लान भी बनाओगे ताकि आप 95% तक अच्छी ताकि आप 95% तक पहुंच पाओ। क्योंकि गोल सेट करने से कुछ नहीं होता, मैं कहूँ 95% लेने हैं, लेकिन कुछ भी ना करूं तो मेरे बैठे बैठे तो 95% आएंगे नहीं। तो प्लानिंग में पहले तो हम गोल डिसाइड करते हैं, फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे अचीव करना है, मतलब वे चीजें करने का तरीका। अगर मैं शेड्यूल बनाऊंगी और उस पर वर्क करूंगी तभी तो मैं ये अचीव कर पाऊंगी।
अगर नहीं करूंगी तो कैसे कर पाऊंगी? तो गोल्स को भी डिसाइड करना और ये भी डिसाइड करना कि कैसे उन्हें अचीव करना है। फिर ये आ गया कि प्लानिंग के साथ हम प्रॉब्लम्स को रोक तो नहीं सकते, पर प्रिडिक्ट करके अपना कंटिंजेंसी प्लान बना सकते हैं ताकि हम उनके साथ डील कर पाए। हम सेम एग्जांपल लेके हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 15 डेज पहले हो गए। उन्होंने कहा कि आगे हम फेब मिड में लेते थे, इस बार हम फेब स्टार्ट में लेंगे। ठीक है, तो आपने प्लान किया हुआ था फेब मिड के हिसाब से, लेकिन आपका जो शेड्यूल है वो 2 मंथ्स पहले आ जाता है। तो मान लो आपका नवंबर में आ गया टाइम टेबल ऑफ एग्जाम्स। तो आपने अगर प्लानिंग करके कुछ भी ना पढ़ा होता तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होना था, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स जल्दी हो गए हैं। लेकिन मान लो आपने मिड के हिसाब से भी प्लान बनाया हुआ था, तो आपका नवंबर तक काफी पोर्शन कवर हुआ हुआ था। तो आपके सिर्फ 15 डेज आगे हुए थे ना, तो आप उसको दोबारा से रिवाइज करके अपने प्लान को ये देख सकते हो कि कैसे आप अपने टारगेट को 15 दिन पहले अचीव करोगे। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हुई, प्रॉब्लम तो आई कि 15 दिन पहले एग्जाम्स हो गए। लेकिन मान लो आपको पहले ही किसी न्यूज़ से पता लग गया था कि शायद हो सकता है, तो आपने उस अकॉर्डिंग प्लान किया था, या आपने इनफ डेज एंड पे रखे थे फॉर री रिवाइजिंग द टॉपिक्स, आप उनको भी यूज कर सकते हो। और आप अपने उन प्लान्स को यूज करके उस सिचुएशन के साथ अच्छे से डील कर सकते हो। तो प्लानिंग ने प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं किया, लेकिन हेल्प की कि कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसको अच्छे से कैसे डील कर पाए। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता है कि ड्यूटीज असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना और इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना, ताकि हम स्पेसिफिक प्लान को अचीव कर पाए। आपका मान लो आपका रिटेल स्टोर है और आपने टारगेट सेट किया था कि इस साल आपको 10 लाख से सेल्स इंक्रीज करनी है। ये था आपका प्लान, क्योंकि आपने गोल डिसाइड किया और आपने ये भी आगे डिसाइड किया हुआ था कि किस मंथ में कितनी करनी है। मतलब प्रॉपर प्लान आपका डिसाइडेड था। और साथ में आपने ये भी डिसाइड किया हुआ था कि फेस्टिव सीजन में आप कौन सी चीजें ज्यादा बेचोगे, या फिर आप अगर ऑफ सीजन में कौन सी स्कीम्स लेके आओगे कि आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो पाए। मतलब आपने प्लान गोल तो भी डिसाइड किया था, साथ में उसे अचीव करने का वे भी डिसाइड किया हुआ था। लेकिन सारा कुछ लिखने से तो नहीं हो जाता, आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि आपने आपके अंडर जो एम्प्लॉयज थे उनमें टास्क बांट दिया। मान लो आपके पास 10 वर्कर्स थे, आपने 2 पर्सन को फूड सेक्शन में भेज दिया या ग्रोसरी सेक्शन में भेज दिया। 2 पर्सन्स को आपने मान लो चिल्ड्रन के स्टेशनरी सेक्शन में भेज दिया। दो 2 पर्सन्स को आपने सॉप्स वगैरह शैम्पूज उधर वाली साइड भेज दिया। तो आपने ऐसे करके काम को डिवाइड कर दिया। मतलब आपने उनको आगे से डिपार्टमेंट वगैरह असाइन कर दिया और फिर उनको बता दिया कि अगर तू फूड सेक्शन में है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर कोई स्टेशनरी सेक्शन में है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनसे क्या चाहते हो। तो जब उनको पता लग गया कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं और उनका क्या काम है उसमें, तो वो बेटर वे से कर पाएंगे। मान लो अगर वही 10 बंदे आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपने उनको कुछ भी नहीं बताया, हर कोई अपनी मर्जी से लगा पड़ा है, तो आप वो सेल्स अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने उनको बता दिया, दो दो सेक्शंस डिवाइड कर, लेकिन अगर आपने दो दो को एक एक सेक्शन डिवाइड कर दिया, उनको पता है कि वो 5 सेक्शंस हैं और हर बंदे ने हर सेक्शन के अंदर कौन सा काम करना है, तो वो अपना काम बेटर तरीके से करेगा और फिर आपकी हेल्प होगी कि आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, कि कौन सी एक्टिविटीज करनी है और कौन से रिसोर्सेस चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए। मान लो अगर आपको लगता है कि किसी सेक्शन में किसी मान लो अगर आपको अपने एम्प्लॉय से पता लगा, जैसे फूड के सेक्शन में पता लगा कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के बिस्किट्स की सेल ज्यादा है, लेकिन आप उसे कम रखते हो, लेकिन आपको उनसे पता लगता है कि कस्टमर्स आके रिपीटेडली उनसे वही बिस्किट्स पूछ रहे हैं। वो 2 पर्सन ही इंचार्ज से
वो 2 पर्सन से इंचार्ज थे, तो उनको बेटर वे से पता होगा कि कौन से ब्रांड के बिस्किट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो वो आपको बताएंगे। तो आप अपने रिसोर्सेस किसी दूसरे ब्रांड में ना लगा के उसी ब्रांड में लगाओगे जिसके लिए कस्टमर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और आपके पास अवेलेबल नहीं थे। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम यही देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज करनी है और हर एक्टिविटी के लिए हमें कितने रिसोर्सेज लगाने चाहिए। उसके बाद है हमारा स्टाफिंग, इसको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं। स्टाफिंग का मतलब पता क्या होता है? राइट पर्सन, मतलब सही पर्सन, राइट पर्सन या राइट पीपल सही क्वालिफिकेशन के साथ सही प्लेस और टाइम पे होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। जैसे कि अभी किसी कॉलेज में एक प्रोफेसर की जरूरत है, तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट होता है। तो उनको सही पर्सन चाहिए, सही क्वालिफिकेशन के साथ, मतलब जिसने मास्टर्स भी की हो और उसके पास यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हो, और सही टाइम पे होना चाहिए। अगर कॉलेज को अभी डिमांड है, अभी जुलाई में डिमांड है फॉर ए सेमेस्टर टिल दिसंबर, अभी अवेलेबल होना चाहिए ना। अगर कोई नेक्स्ट ईयर जुलाई में उनके पास, मतलब 2025 जुलाई में जरूरत है, अगर कोई 2026 जुलाई में आके पूछे, तो तब तो मे बी उनके पास नीड ना हो। तो सही पर्सन सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह और सही टाइम पे होना चाहिए, और ताकि वो उनकी हेल्प कर पाए गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। रिक्रूटमेंट होती है, मान लो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत थी, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड दे दी कि उनको इस, मान लो कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, कि कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है इस कॉलेज में, और आप अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूमे दे सकते हो, इस डेट तक सबमिट कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज करना कि जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है वो आए उस जॉब के लिए, अप्लाई करें, मतलब करने के लिए उनको इनकरेज करना। सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू लेके उनमें से जो आपको लगता है कि सही, उनमें से आपको लग तो रिक्रूटमेंट होने के बाद उनमें से जो आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही पर्सन है, उसके पास सही क्वालिफिकेशन भी है, ही इज द राइट फिट, उसको पढ़ाना भी अच्छे से आता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, रख लोगे, प्लेसमेंट कर दोगे उसकी, उसको आप बता दोगे, जॉब ऑफर दे दोगे। उसके बाद उसकी आप ट्रेनिंग करोगे कि कैसे क्लासेस कंडक्ट करनी है। मान लो आपका कॉलेज में प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड्स है, तो उसको आप सिखाओगे कैसे स्मार्ट बोर्ड्स ऑपरेट होने हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहाँ पे आपने अटेंडेंस वगैरह अपलोड करनी है, तो आप वो समझाओगे, मतलब वो सारा ट्रेन करोगे उस पर्सन को उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो ये हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग जब भी आए यही याद रखना, राइट पर्सन, राइट क्वालिफिकेशन, राइट प्लेस एंड राइट टाइम पे होना चाहिए। और फिर हम उसकी रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो फंक्शंस है ना, इनको हम सेपरेटली एज अ चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, आपकी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी और आपको चीजें मोर बेटर वे से समझ आती जाएंगी। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है? अभी तक मैं आपको कह रही हूँ मोटिवेट करना कि काम करो करो करो, तो वो डायरेक्टिंग का पार्ट है। लीड करना, मतलब लीडर की तरह उनको समझाना कि ये काम करो, ऐसे करो। इन्फ्लुएंस करना, मतलब उनको अट्रैक्ट करना कि हाँ वो काम करें। मोटिवेट करना, उनको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया, कोई पैसे रिलेटेड इंसेंटिव दे दिया, मान लो उनको कोई बोनस दे दिया, कमीशन दे दी, ये नॉन फाइनेंशियल, मतलब पैसे का नहीं दिया, लेकिन उनको कोई ट्रॉफी वगैरह दे दी, कोई रिवॉर्ड दे दिया, वो हो गया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज को ताकि उनको जो काम दिया है वो करें। कई, उसके बाद आ गया कंट्रोलिंग। सारा हो गया, प्लान भी हो गया, ड्यूटीज भी डिवाइड कर दी, सही बंदे भी हायर कर लिए, उसके बाद उनको मोटिवेट भी कर दिया काम करने के लिए। तो हम ये नहीं अब देखेंगे कि क्या उन्होंने जो काम किया है वो सही भी किया है कि नहीं किया। तो वो होता है कंट्रोलिंग, कि जो उन्होंने काम किया ना उसको मॉनिटर करना, उसको चेक करना कि क्या वो सही किया या वो गलत किया। मान लो आपको टीचर ने असाइनमेंट बनाने को कही थी इकोनॉमिक्स की 31 जुलाई तक,
आपने असाइनमेंट तो बनाई, तो टीचर ये भी तो देखेगा ना असाइनमेंट सही बनाई कि गलत बनाई। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से टास्क आते हैं, और यही कंट्रोलिंग की प्रोसेस भी है। ये हम कंट्रोलिंग के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसकी प्रोसेस भी है। पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस बनाते हैं। मतलब हम ये डिसाइड करते हैं कि इतनी परफॉर्मेंस तो होनी ही चाहिए। रिटेल स्टोर की ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ। आपने सेट कर दिया कि इस साल आपकी सेल्स एटलीस्ट 5 लाख से तो इंक्रीज होनी ही चाहिए। तो ये टारगेट सेट हो गया, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसके लिए लोग काम करेंगे। फिर आपने देखा करंट, कि साल बाद आपने देखा कि कितनी सेल्स इंक्रीज हुई है। मान लो आपने देखा 4 लाख ही इंक्रीज हुई है, तो ये हो गया करंट। उसके बाद क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे इन दोनों को। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी 4 लाख और जो स्टैंडर्ड था 5 लाख, आप इनको कंपेयर करोगे। आप देखोगे कि चाहिए तो 5 लाख थी, आई 4 लाख है, मतलब 1 लाख आपकी सेल्स कम आई है जितनी आपको चाहिए थी। फिर आप लोगे करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन होता है कि आप देखोगे कि 1 लाख से आप देखोगे कि 1 लाख सेल्स क्यों कम आई है। क्या किसी वर्कर की प्रॉब्लम थी? क्या आप कस्टमर की डिमांड नहीं फुलफिल कर पाए? या फिर डिस्काउंट्स आपने कम दिए और कस्टमर्स ने कम आपसे बाय किया? या फिर कोई कॉम्पिटिटर ने उनको बेटर ब्रांड के, बेटर क्वालिटी के, बेटर डिस्काउंट के साथ कुछ प्रोवाइड किया और आपके स्टोर पे ना आके वो किसी और स्टोर पे जाना शुरू हो गए? तो आप देखोगे कि किस कारण से सेल्स आपकी डिक्रीज हुई है, तो फिर आप उस चीज के लिए कोई एक्शन लोगे। अगर डिस्काउंट रीजन था तो आप ज्यादा डिस्काउंट दोगे। अगर कोई सेल्स पर्सन में प्रॉब्लम थी तो उसको या तो आप ट्रेन करोगे या उसकी जगह कोई नया सेल्स पर्सन लेके आओगे। तो वो आप करेक्टिव एक्शन, मतलब उस गलती को सुधारने के लिए कोई ना कोई एक्शन लोगे। तो ये था कंट्रोलिंग। तो ये थे हमारे 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड आई एम अगेन सेइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इन्हें करना। उसके बाद जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट में करते हैं ना, वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को ना सेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, मतलब इसको एक मैनेजमेंट की क्वालिटी कहते हैं। कि मैनेजमेंट में एक कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी तो होनी चाहिए। क्वालिटीज क्या होती हैं? हम कहते हैं नहीं ये बंदा तो ऑनेस्ट है, काइंड है, ये इसकी क्वालिटीज होगी। ऐसे मैनेजमेंट में एक क्वालिटी तो होनी चाहिए, एक खास बात तो होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? Coordination is the process by which manager synchronizes the activities of different departments. Synchronize होता है combine करना, साथ लेके चलना। तो कोऑर्डिनेशन कौन सी प्रोसेस है जिसमें मैनेजर डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है, एक रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है। इन डिपार्टमेंट ने काम तो अलग अलग करने हैं, लेकिन जो काम करने हैं उनको एक साथ लेके चले। कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है उस हिसाब से मार्केटिंग हो और फाइनेंस का बजट भी वैसे ही तैयार हो। ये ना हो कि प्रोडक्शन वालों को बहुत ज्यादा दे दिया, मार्केटिंग वालों को बहुत कम दे दिया। नहीं, काम के हिसाब से बजट प्रिपेयर किया हो, वैसे ही एचआर ने पर्सन अपॉइंट किए हो, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं उस पे अच्छी रिसर्च वगैरह हुई हो। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे लेके चलना। क्योंकि अगर हम इकट्ठे एक साथ बढ़ेंगे ना, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोडक्शन वाला अपनी मर्जी से चल रहा है, मार्केटिंग वाला अपनी मर्जी से मार्केट कर रहा है, फाइनेंस वाले बजट को ही नहीं सही तरीके से एलोकेट कर पा रहा, एचआर में किसी भी बंदे को हायर किया जा रहा है, कोई भी रिसर्च की जा रही है, मतलब कोई भी एक साथ नहीं चल पा रहा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी फेल हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन फेल ना हो तो कोऑर्डिनेशन होनी ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन यही होता है कि साथ मिलके चलना, मतलब जो बाइंड करता है, जोड़ के रखता है सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को। जो हमने पढ़ा ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये उन सारे फंक्शंस को ना जोड़ के एक साथ बांध के रखता है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, कि वही ग्रुप में जो हम काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा करके रखता है। क्या इंश्योर करता है? कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो,
कि सारे कि जो भी एक्शन सारे ले रहे हैं ना, जो भी काम सारे मिलके कर रहे हैं, उसमें यूनिटी हो, एक गठबंधन हो, मिलके सारे चलें और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट की तरह, ये भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज सारे मिलके काम कर रहे हैं, कल को सारे लड़ाई कर रहे हैं, वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे तो आप काम कर नहीं पाओगे। एक दिन आप अच्छा काम कर लोगे, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तीसरे दिन फिर करोगे, चौथे दिन फिर नहीं कर पाओगे। ऐसे तो आप अपना गोल नहीं अचीव कर पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन रूटीन में होनी चाहिए। ऑल परवेसिव फंक्शन सेम मैनेजमेंट की तरफ हर जगह प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, हर जगह कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, और हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कोऑर्डिनेशन है। ये नहीं कि अगर आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर हो, मान लो मेरा रिटेल स्टोर है और मैंने आपको एज अ मैनेजर रखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ध्यान रखना कि सारे वर्कर्स मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैंने नहीं भी बोला ना, आपका ये फर्ज बनता है कि आप ध्यान दो कि सारे मिलजुल के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मान लो मेरे रिटेल स्टोर का टारगेट है इस साल 5 लाख सेल बढ़े, तो सारे मिलजुल के काम करें। ये नहीं कि सारे आपस में लड़के इधर उधर बैठे हैं और कोई भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। फंक्शन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जो चीज हम सोच समझ के करते हैं। मतलब कोई चीज सोच समझ के कही। ये एक तो होता है ना, एक्सीडेंटली ये काम अच्छा हो गया मेरे से, मुझे तो ये करना आता ही नहीं था। कोऑर्डिनेशन भी एक सोच समझ के करने वाली चीज है। आपको पहले प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि आप अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को कैसे मिलजुल कर रखोगे। ये नहीं कि आपको कि मैंने तो कोई एफर्ट ही नहीं की, सारे खुद ही मिलजुल के काम करते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है कि कैसे सारे मिलजुल कर काम करें। एक थॉटफुल प्लानिंग चाहिए इसके पीछे। तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। कुछ फीचर्स तो कोऑर्डिनेशन के वही मैनेजमेंट वाले हैं, बट बहुत इजी, बहुत बेसिक है। इंपॉर्टेंस क्या आ गई? पहले तो कोऑर्डिनेशन चाहिए क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स जो है इंटरडिपेंडेंट है। मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट्स है ना, और उसमें जो काम कर रहे बंदे हैं, वो आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमें इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। मान लो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वही बात आ गई, रिटेल स्टोर में 10 पर्सन्स काम कर रहे हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि हर बंदे की क्या नीड है। अगर एक बंदा फाइनेंशियल गोल से पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, तो मुझे उसे पैसे के साथ खुश रखना पड़ेगा। एक बंदा प्रेज लेने के लिए, मतलब आपसे शाबाशी लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शाबाशी लेने के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो आपको शाबाशी से उसको खुश रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने रिटेल स्टोर के गोल्स को अचीव करवा पाओ। तो आपको उनके पर्सनल गोल्स भी देखने पड़ेंगे अपना काम करवाने के लिए। दोनों डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, क्योंकि उनको खुश नहीं रखोगे ना, तो वो अच्छा काम नहीं करेंगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों बढ़ रही है? पहला तो ग्रोथ इन साइज, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो बड़ी हो रही है। हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस जो है ना वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी हो रही हैं। तो हमारा ना एक्चुअल टॉप मैनेजमेंट में और लोअर मैनेजमेंट में ना बहुत गैप बढ़ रहा है। कि हमारा मान लो हेडक्वार्टर एक जगह पे और हमारा एक उसकी सब्सिडरी एक स्टेट में है, एक दूसरी में है, एक तीसरी में है। तो बहुत गैप पड़ रहा है, जिसके कारण ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। जो टॉप मैनेजमेंट चाहती है ना अपने वर्कर से, वो उन तक बात नहीं पहुंचा पा रही। तो कोऑर्डिनेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ताकि सब मिलजुल कर काम करें और इस ग्रोथ में भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने बताया, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, रिसर्च का अलग डिपार्टमेंट है, एचआर का अलग डिपार्टमेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में। हर पर्सन चाहता है कि उसका डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करो। मान लो मार्केटिंग वाला चाहता है कि वो 10% सेल्स को इंक्रीज करे, जिसके लिए उसको
₹10 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन फाइनेंस वाला मान लो नहीं इम्प्रूव कर ला, उसने अप्रूव, मान लो फाइनेंस वाले ने अप्रूव कर लिया, तो जो उसका रेवेन्यू है, जो उसके पास पैसा आ रहा है सीधे से, वो कम हो जाएगा, तो वो अपना गोल नहीं अचीव कर पाएगा। तो इसके कारण ना उनमें कंफ्लिक्ट होने लग जाती है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि वो मिलजुल के काम करें। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन बन रही है, स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है। मतलब ना हर बंदा स्पेशलाइज सर्टिफिकेट लेके, जैसे कोई कहता है मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। कोई कहता है मैं काउंसलर हूँ, कोई कहता है मैं करियर काउंसलर हूँ, इवन सम आर देयर जो इक्विटी एनालिस्ट है सिर्फ, कोई डेरिवेटिव्स में डील करता है। मतलब हर कोई बंदा कहता है कि मैं इस चीज में स्पेशलिस्ट हूँ। अगर मैं टीचर हूं ना, तो हो सकता है कि मैं किसी दूसरे टीचर की एडवाइस ना लेना पसंद करूं, हो सकता है उसे कोई चीज मेरे से ज्यादा बेटर आती है और वो मुझे वो सिखाना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बेटर हूँ, मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं उसकी बात क्यों सुनूं। तो हर तो हर कोई स्पेशलिस्ट ना किसी दूसरे की बात नहीं सुनना पसंद करता, जिसके कारण बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होती है, और यहाँ पे नीड अराइज होती है कोऑर्डिनेशन की। तो 3 कारण हमने पढ़े। One is growth in size, next is functional differentiation, third is specialization। तो इन 3 रीजंस कारण कोऑर्डिनेशन की नीड जो है बढ़ रही है। तो ये था चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर 1 अच्छे से कवर करवा दिया, सारे टॉपिक्स करवा दिए। अच्छे से नोट्स बना लो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और साथ में ये इनको थोड़ा सा लर्न भी कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स में केस स्टडीज ही आती हैं, तो मैं आपको साथ साथ में हर चैप्टर की केस स्टडीज भी करवाऊंगी, सो दैट एंड में आपकी इनफ प्रैक्टिस हो और आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। तो अच्छे से इसको कवर कर लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल कॉमर्स विद लव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।